गुड डे मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपने मेरा पार्ट 1 ऑफ ईएमआई देखा होगा और जिसमें मैंने ये इंट्रोड्यूस किया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में किस तरह से कनेक्टेड है। यानी अगर एक कोई करंट कैरिंग वायर है जिसके सराउंड में मैग्नेटिक कंपास रखने पे उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, अगर वो कंपास उसमें डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस वायर के सराउंडिंग में कोई ऐसी चीज है जो मैग्नेटिक फील्ड कही जा सकती है। बिकॉज आपको पता है मैग्नेट को मैग्नेट ही रिपेल या अट्रैक्शन शो करा सकता है। ठीक है, तो नेचर का एक बहुत फंडामेंटल लॉ है कि अगर एक्स से वाई को इफेक्ट हुआ है तो वाई से एक्स भी कुछ ना किसी तरीके से तो रिलेटेड होगा ही होगा। इसको आप मोटा मोटा तौर पर ऐसे बोल सकते हो जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्वियस सी बात आती है, हो सकता है नहीं होता हो, पर एक चेक है कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनेगा। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसको हमने क्या नाम दिया था, हमने बोला था कि हम उसको ईएमआई बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेशन, कि कैसे ये दोनों आपस में रिलेटेड है। और इसकी स्टडी के लिए हमने एक टॉपिक लिया, पहला इंट्रोडक्टरी टॉपिक दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑल्दो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में भी डिफाइन करते हैं, जिसमें हम एक बार मैग्नेट के लिए सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आ रही हैं और जा रही हैं टोटल क्या बोलते हैं, जीरो। तो अगर आपको उसका एक्सप्रेशन याद है तो बिल्कुल ध्यान रखते हुए बी डॉट डी ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, जिसमें हमने वो लाइंस कंसीडर करी हैं, उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट टोटल क्या होना चाहिए, जीरो। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है वो, बट यहां हम उसी फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ऐसा कि ये अगर मेरा फ्लक्स का लाइन है इस तरह से, ये फ्लक्स है, ये एरिया वेक्टर है, तो बी और ए में जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो उसको हमने कॉस थीटा लिया और बोला कि बी का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के पैरेलल है, तो उसको अपने क्या बोल दिया, बी कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन हो गया हमारा बी ए कॉस थीटा। ओके, अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं कि फैराडे ने इन सारी चीजों को देखा और उसने अपने कुछ लॉज डेवलप किए। और वो लॉज क्या है, वो लॉज है फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। और फैराडे लॉज ऑफ ईएमआई देखने के लिए मैं आपको पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। पीएचईटी कोलोराडो वेबसाइट से मैंने इस चीज को लिया है और एनिमेशन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट के साथ में मैंने एक कंपास रखा, तो आप देख सकते हो कि कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा है। जैसे जैसे अपन बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस डिफ्लेक्शन का या इस आसपास का मैग्नेटिक फील्ड भी इफेक्ट होता जाएगा। अगर हम इस कॉइल जिसको मैंने यहां पर कॉइल बोल रहा हूं, एक्चुअली बार मैग्नेट है, इसके आप पोलैरिटी को रिवर्ट कर दो, देखो तो ये घूम गया है ना। पोलैरिटी को रिवर्ट करने से वापस है ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका नॉर्थ पोल जो यहां बन रहा है, देखो ये अपने आसपास के फील्ड को कैसे इफेक्ट कर रहा है। अगर मान लो मैं इस कंपास को हटा भी देता हूं तो आप इस आसपास के फील्ड के अंदर आने वाला ओरिएंटेशन देख सकते हो। ये जो छोटे छोटे एरोज बने हुए ना, ये जो छोटे छोटे आपको एरो दिख रहे हैं, ये एक्चुअली बार मैग्नेट्स हैं, बहुत टाइनी टाइनी बार मैग्नेट्स। और इन्हीं टाइनी टाइनी बार मैग्नेट्स को ही हम मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के काम में ले रहे हैं। अब मैं यहां पर क्या करता हूं कि एक है ना ऐसी कॉइल रख लेता हूं, ये कॉइल है विच कैन मूव, अभी नहीं कर रही है बट कर जाएगी ये मूव। ठीक है, ये कॉइल रखी मैंने और इस कॉइल में एक बैटरी नहीं कनेक्ट करी है। ये ध्यान रखना, इस कॉइल में बैटरी का कनेक्शन नहीं है, इसमें कनेक्शन हमने क्या करा, बल्ब का। सोचो अगर यहां पर किसी भी तरीके से ये बल्ब ऑन हो जाए तो क्या ये काइंड ऑफ मैजिक नहीं होगा। मैजिक मतलब बल्ब ऑन होने के लिए क्या चाहिए होता है बताइए, सर्किट कंप्लीट हो, पहली बात बैटरी लगी हो। हम अभी तक जो करंट जानते हैं दैट इज V इज इक्वल टू आई आर वाला रिलेशन, ओम्स लॉ जिसको चलाता है।
और आई डिफाइन होता है ईएमएफ यानी कि वी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अब यहां पर बल्ब के ऑन होने का कोई रीजन ही नहीं है, बट फेराडे ने ऑब्जर्व किया कि अगर ये कंपास इसके पास आता है, देखो अगर ये कंपास इसके पास आता है तो बल्ब सडनली ऑन हो जाता है, और अगर कंपास दूर जाता है तो भी ऑन हो जाता है ना। बल्ब के पास मतलब इस कंपास बार मैग्नेट के इसके पास आने से बल्ब ऑन हुआ। जो मैं बोल रहा हूं बस अभी उसी को देखें। अगर आप यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को देखोगे तो आपको एक अलग टाइप की चीज नजर आने लगेगी, जिसको अपन धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप बिल्कुल बेसिक समझो, फेराडेज लॉ क्या कह रहा है। फेराडे ने ये ऑब्जर्व किया कि इफ देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन बार मैग्नेट एंड कॉइल। मैंने रिलेटिव मोशन क्यों बोला, देखो मैं इसको भी हिला सकता हूं। बार मैग्नेट को भी अगर अपन मूव करा रहे हैं या कॉइल को भी मूव करा रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में बल्ब में ग्लो आ रही है। बल्ब में ग्लो आ रहा है। अगर बल्ब की जगह मान लो मैंने यहां पर एक गैल्वेनोमीटर या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए कुछ लगा दिया, मान लो मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया, एक कॉइल है। अब आप देखो बल्ब में चूंकि ग्लो आ रहा है, ग्लो का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो तो करंट पे डिपेंड करता है। बट आप यहां पर अगर इसका वेरिएशन देख रहे हो, जब ये इसके पास आता है तो अलग डायरेक्शन में कॉइल का मूवमेंट हो रहा है और इधर अलग हो रहा है। ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखो कि अगर कभी भी बार मैग्नेट और कॉइल में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो बार मैग्नेट कैन शो, सॉरी कॉइल कैन शो, क्या क्या शो कर सकता है वो, डिफ्लेक्शन। और अगर उसमें बैटरी नहीं है और बल्ब ग्लो हो रहा है तो हम ऑब्वियसली इसमें आने वाले करंट का सोर्स किसको बताएंगे, दैट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस बार मैग्नेट। समहाउ हमको ये लगा कि इसमें डिफ्लेक्शन आया है बार मैग्नेट की वजह से। तो अगर बार मैग्नेट की वजह से आया है और मैं यहां पर इसको ऐसे रख देता हूं, लो, तो अगर इसका वजह, इसका कॉज बार मैग्नेट का इसके साथ बने रहना है तो बल्ब ग्लो करना चाहिए था। बट आप देख रहे हो कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। बल्ब का ग्लो कब हो रहा है, आपने ऑब्जर्व किया, बल्ब का ग्लो सिर्फ तब हो रहा है जब कॉइल मूव करती है या मैग्नेट मूव करता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ कॉइल बढ़ा दूं तो आप देखो बल्ब का ग्लो, अगर आप लाइंस देख पा रहे हो ना इसकी, तो ज्यादा है, दिख रहा है। या डिफ्लेक्शन मीटर देख के देखो, ये देखो एक वाले से अगर आप भूल गए हो तो फिर से एक में करके देखो, देखो डिफ्लेक्शन का लिमिट देखो आप कितना आ रहा है। और अगर इसको बढ़ा दो फिर देखो, ठीक है। आप देख पा रहे हो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है मैंने कितना तेज करा, यानी कि टीटी भी आ रहा है, टाइम इंटरवल भी इन्वॉल्व है। मैं कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देता हूं, इट शोज सम डिफ्लेक्शन। तो फैराडेज लॉ को समझने के लिए सारे ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। फिजिक्स का जो बेसिक तरीका है ना सीखने का, वो एक्सपेरिमेंट ही है। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट है नहीं तो हम एनिमेशन की हेल्प से इसको समझ रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, ध्यान रखना। अब मान लो मैंने यहां पर क्या करा, एक बार मैग्नेट हटा के, मैंने ले लिया है एक करंट कैरिंग कॉइल, सोलोनाइड बोल सकते हो आप इसको। आपको याद हो हमने पहले के चैप्टर में कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि करंट कैरिंग कॉइल और बार मैग्नेट का बिहेवियर सेम हो सकता है। उसकी एक्सियल पॉइंट पर फील्ड डिराइव कर रहा था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन आर क्यूब, डिस्टेंस का क्यूब, सिमिलर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब आप पहले जैसा ही फिनोमिना चेक करना, देखो
अब तो बार मैग्नेट नहीं है, बट चिंता की कोई बात ही नहीं, बार मैग्नेट को रिप्लेस करने वाला कौन है? करंट कैरिंग कॉइल, सोलोनाइड। तो ये एक सोलोनाइड है। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा देता हूँ, टर्न्स बढ़ा दिए मैंने, तो देखो आप डिफ्लेक्शन, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, ठीक है, बल्ब के ग्लो में आप सिग्निफिकेंट चेंज देख पाओगे। मान लो इस पे नहीं देख रहा तो आप इसको देखो। कहने का मतलब ये हो गया, व्हेन देर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन बार मैग्नेट एंड द कॉइल, और कॉइल एंड ए करंट कैरिंग कॉइल। दो कॉइल है इस वाले केस में, एक है करंट कैरिंग कॉइल विच इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट, तो एक तो ये वाला केस है। एक वो केस है जिसमें बार मैग्नेट है, यहां पर करंट कैरिंग कॉइल नहीं है। एक ही बात है, बार मैग्नेट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कॉइल यानी कि सोलोनॉइड ऑल्सो ए सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है या बार मैग्नेट है और वो हमारे कॉइल के साथ रिफ्लेक्शन शो करने के लिए आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि हमको ईएमएफ मिल जाएगा। ईएमएफ यानी कि डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। और आपको पता है कि कभी भी किसी भी सर्किट में अगर करंट आया है, करंट आने का रीजन है कॉइल में ईएमएफ आना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आना, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने के लिए जरूरी है, तभी उसमें ड्रिफ्टिंग होगी, है ना। ड्रिफ्ट आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगता है, फोर्स से उसको वेलोसिटी मिलती है, एक्सेलरेशन मिलता है, उससे वेलोसिटी मिलती है, उससे हमको एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट होती है, जिससे हम करंट की बात करते हैं। तो मीन्स अगर कहीं कोई करंट है, देयर मस्ट बी सम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और यहां चूंकि वो डायरेक्ट नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, तो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फर्स्ट लॉ को आप बहुत अच्छे से समझ लो, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज फॉर्म्ड इन ए सर्किट whenever the number of the magnetic lines of field, यानी कि फ्लक्स, भाई बार बार फील्ड लाइंस नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स। फ्लक्स रिलेट कर रहा है कॉइल से, इज ट्रेवलिंग थ्रू ए चेंज, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन हो रहा है। याद रखना, हर चेंज विदाउट टाइम नहीं हो सकता, यानी कि टाइम का चेंज तो इसमें इन्वॉल्व ही है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द फ्लक्स इज चेंजिंग और बीइंग कट। अगर फ्लक्स चेंज है तो ईएमएफ है, नहीं तो नहीं है। सेकेंड लॉ ऑफ जो ईएमआई है वो फर्स्ट लॉ का ही मैथमेटिकल फॉर्म है। E इज डी फाई बाई डी टी विथ नेगेटिव साइन, एंड इफ देयर आर नंबर ऑफ टर्न इट इज एन डी एफ आई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, इसको अपन लैंज लॉ के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ से आपसे क्या समझ में आ गया? अगर हमको करंट निकालना हो तो करंट इज ई बाय आर, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है बट आप इसको लिख सकते हैं। करंट हो जाएगा, उससे हमको चार्ज मिल जाएगा, इंड्यूस चार्ज। और हमको क्या मिल सकता है? हमको मिल सकता है क्या? इंड्यूस चार्ज, पावर। ये सारे ईएमआई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्लक्स। फ्लक्स खाली फ्लक्स नहीं, फ्लक्स का चेंज, और चेंज भी किसके साथ? सामने रखने वाली एक कॉइल के साथ। कॉइल में कोई बैटरी सोर्स नहीं है, अगर उसमें करंट आया तो वो करंट का रीजन क्या होगा? एक ईएमएफ। ईएमएफ के लिए सोर्स चाहिए, सोर्स नहीं है, ये ईएमएफ कहलाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। दैट इज द लॉज ऑफ द फैराडे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसका थ्योरी और इसके फॉर्मूले और इसके आगे के कैसे न्यूमेरिकल जनरेट होते हैं, डायरेक्शन कैसे देखते हैं, इस पर जाएंगे। आई होप की बात ये आपको समझ में आई। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ईएमआई। तो ये दो क्लास मिलके आपको एक इंट्रोडक्शन देंगे कि ईएमआई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे फेराडेज लॉ को हेल्प कर रहा है। ओके, थैंक यू।